गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान में प्रयोग कैसे किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार की हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर की हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं और उस साइंटिफिक स्टडी के बाद उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का हिस्सा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में आता है। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला यह प्रश्न उठता है कि आखिर प्रयोग क्या है। प्रयोग को हम सिंपल तरीके से अगर समझें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर की यदि हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं और कंट्रोल्ड कंडीशन में कर रहे हैं, नियंत्रित अवस्था में कर रहे हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बाय द एक्सपेरिमेंट कहलाता है, प्रयोग के बाद का परिणाम कहलाता है। और प्रयोग यही है कि प्राणी के व्यवहार का सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टडी करना। प्रयोग किया कैसे जाता है? प्रयोग करने के विभिन्न चरण हैं। इन चरणों को सिस्टमेटिक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं। किसी भी बिहेवियर की स्टडी अगर हमको करना है और थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन करना है, प्रयोग के द्वारा करना है, तो हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप है वह है प्रॉब्लम, समस्या, जिसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसको एम भी कहते हैं, पर्पज ऑफ द स्टडी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहला हमारा काम होता है, साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वह एक प्रॉब्लम चूज करे, सेलेक्ट करे। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि गैप इन नॉलेज, जो हमारी जानकारी है उसके बीच जो रिक्तता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी। और इसी रिक्तता को जानने की कोशिश हम करते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, यही हमारा एम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो प्रैक्टिस का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज हम ये जानने की कोशिश करें कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभ्यास का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं और यही स्टेटमेंट हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट कहलाता है, यही हमारा पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट का कहलाता है और यही हमारा प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जब हम एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हम दूसरे चरण पे आते हैं। हमारा दूसरा चरण कहलाता है हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। जब हमने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं कि जो हमने समस्या चूज की है उसका एक प्रस्तावित उत्तर हम पहले दे देते हैं। टेंटेटिव आंसर या सजेस्टेड आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन बी कॉल्ड हाइपोथेसिस। जैसे उस एग्जाम्पल को लें, हमारी प्रॉब्लम थी कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने एक पहले से आंसर दे दिया और पूरे एक्सपेरिमेंट में हम इसी आंसर को समझने की कोशिश करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमने आंसर बनाया था
जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं। अगले चरण में आते हैं। हमने एक प्रॉब्लम बना ली, हमने एक सजेस्टेड आंसर या टेंटेटिव आंसर एक अपने प्रॉब्लम का बना लिया, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के बाद अगले स्टेप पर हम आते हैं और वह स्टेप कहलाता है चर या वेरिएबल, वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का चर। तो वेरिएबल्स क्या है? एनी वैल्यू विच वेरीज, जो चेंज हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और किसी भी एक्सपेरिमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण यह होता है कि वेरिएबल्स को डिसाइड करना और वेरिएबल्स को कंट्रोल करना। वेरिएबल्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो बेसिकली 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके डिटेल्स में हम लोग आगे के लेक्चर में सेपरेट पार्ट लेंगे कि वेरिएबल्स का डिटेल हम देखेंगे, हाइपोथेसिस का डिटेल हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आप देखें तो उसमें और क्लियर होगा। हम अभी प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम वेरिएबल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट या पहला प्रकार इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको स्वतंत्र चर कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आश्रित चर कहा जाता है। और तीसरे प्रकार में हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को ले सकते हैं, बाह्य चर को ले सकते हैं। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। हमने प्रॉब्लम बना ली है, हाइपोथेसिस हमने बना ली है, अब वेरिएबल्स हम डिसाइड कर रहे हैं। पहला स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या शॉर्ट में इसको आईवी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज अगर हम यूज करें, एक्सपेरिमेंटल टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज करें तो आईवी इन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। व्हाट इज आईवी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल के इफेक्ट की हम स्टडी अपने एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है या स्वतंत्र चर कहा जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जिसके इफेक्ट की स्टडी हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे हों। हम वही एग्जांपल लें जिसको लेकर हम चल रहे हैं, जिस पे हमने प्रॉब्लम बनाई है कि प्रैक्टिस का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम यहां किसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं? प्रैक्टिस के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। हमने क्या बताया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके प्रभाव का अध्ययन हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस के प्रभाव को देखना चाह रहे हैं, सो प्रैक्टिस विल बी आईवी हियर। प्रैक्टिस स्वतंत्र चर यहां होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित परिवर्ती या आश्रित चर, जिस पर आईवी के इफेक्ट की स्टडी हम कर रहे हैं उसे आश्रित परिवर्ती या आश्रित चर कहा जाता है। शॉर्ट में इसको डीवी कहा जाता है। हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, जिस पर आईवी का इफेक्ट हम एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। एग्जाम्पल में हम समझें, हम देख रहे थे प्रैक्टिस का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो प्रैक्टिस इज आईवी हियर। किस पर प्रैक्टिस का इफेक्ट देख रहे हैं? मेमोरी पर। सो मेमोरी विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल हियर। मेमोरी हमारा परतंत्र चर होगा या आश्रित चर होगा। दोनों को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। कोई आवश्यक नहीं है कि आश्रित चर पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट पड़ रहा हो। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कुछ और भी वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे डीवी को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे प्रैक्टिस का इफेक्ट हम मेमोरी पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस आईवी हो गया, मेमोरी डीवी हो गया। एक्सपेरिमेंट में हमको यह देखना पड़ता है कि जो
डीबी है उस पर आईवी के अलावा और कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डाल रहे हैं उनको नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है, उनको कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मेमोरी पर हम प्रैक्टिस का इफेक्ट देख रहे हैं, तो मेमोरी पर प्रैक्टिस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका फटीगनेस लेवल, जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां की लाइटिंग क्या है, टेम्परेचर क्या है, वहां नॉइज कैसा है, ढेर सारे फैक्टर्स, एज ऑफ द सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट और फैक्टर्स, क्योंकि ये सब भी हमारे मेमोरी को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर रिजल्ट लाना चाहते हैं, प्रॉपर आईवी के रिजल्ट को देखना चाहते हैं, तो हमें इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होगा। सो कंट्रोल्ड कंडीशन में बाह्य चरों को हम नियंत्रित करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट की स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट में। वेरिएबल्स क्या हैं, इसके डिटेल्स क्या हैं, और एक्सट्रेनियस या रिलेवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, हाइपोथेसिस बना लिया, वेरिएबल्स क्लियर कर लिया कि कौन सा वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और कौन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जिनको हमको कंट्रोल करना होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब अगले चरण पे चलते हैं और वह एक्सपेरिमेंट का पार्ट कहलाता है डिजाइन। हिंदी में इसको अभिकल्प कहा जाता है। अब हम पूरी डिजाइन बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं जिसमें हमको आईवी प्रोड्यूस करना है या एक्सपेरिमेंट करना है। ब्रॉड रूप में अगर हम देखें तो अभिकल्प या डिजाइन जब हम बनाते हैं तो बेसिकली हम दो ग्रुप लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दोनों इक्वल ग्रुप हो। एक ग्रुप को आईवी हम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे ग्रुप को आईवी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और फिर दोनों के डिफरेंस को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, 10 लोगों पे हमको एक्सपेरिमेंट करना है और हमने 10 लोगों का जो सैंपल लिया है वो पहले से डिसाइड कर लिया है और कुछ कंट्रोल करके किया है कि दोनों लगभग इक्वल हो। अगर मेल फीमेल का है तो दोनों में मेल फीमेल का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हो, जो एज है ऑलमोस्ट इक्वल हो, एक्सपीरियंस सेम एक्सपीरियंस के लोग हो, ये सब हमने पहले कंट्रोल कर लिया है। अब इन ग्रुप्स को रैंडमली हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। 10 में 5 को एक ग्रुप में रख देते हैं, 5 को दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। जो एक ग्रुप है जिस पर हम आईवी दे रहे हैं, देंगे, वह प्रयोगात्मक समूह कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। और जो दूसरा ग्रुप है जिस पर हम आईवी नहीं दे रहे हैं, वह नियंत्रित समूह या कंट्रोल्ड कंडीशन या कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाएं। प्रैक्टिस का इफेक्ट हम मेमोरी पर देख रहे थे, हमने एक हाइपोथेसिस बना ली थी, हमने आईवी और डीबी को डिफाइन कर लिया था कि आईवी क्या है और डीबी क्या है। अब हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उस समूह को, उस ग्रुप को, उस कंडीशन में हम आईवी प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उनके मेमोरी को मेजर करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं और फिर उनके मेमोरी को मेजर करते हैं। और दोनों समूह यदि समान हैं और फिर इन दोनों के मेमोरी में डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह डिफरेंस आईवी का ही परिणाम होगा। दोनों में के मेमोरी में डिफरेंस आया, सपोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी हाई आ रही है इन कंपैरिजन टू कंट्रोल ग्रुप, इसका मतलब है कि दोनों यदि समान हैं
एक ही कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये हाई आने का कारण क्या है? क्योंकि इस ग्रुप को हमने आईवी दिया है, मीन्स प्रैक्टिस कराया है, इस ग्रुप को प्रैक्टिस नहीं कराया है। सो प्रैक्टिस का इफेक्ट हमें उसकी मेमोरी के रूप में दिख रहा है। हमने डिजाइन बना ली कि कंट्रोल ग्रुप हमारा क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या रहेगा, किसको हम आईवी देंगे, किसको नहीं देंगे। जब हम डिजाइन बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का पूरा अरेंजमेंट करते हैं। ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स क्या होगा, कैसे करना है, किन किन रूल्स को फॉलो करना है, वो सब हम अरेंजमेंट करते हैं। करने के बाद हम सब्जेक्ट को जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगला चरण आता है इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि आपको करना क्या है। निर्देश देने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है साइकोलॉजी में कि सबसे पहले हम कोई भी एक्सपेरिमेंटर सब्जेक्ट से एक रैप बिल्ड करता है, एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है, जिससे सब्जेक्ट को बिलीफ हो जाए कि हम कोई स्टडी कर रहे हैं या हमारे डेटा को गोपनीय रखा जाएगा इत्यादि। एक रैपो बिल्ड कि एक दूसरे पर विश्वास हो जाए, तब इस एक्सपेरिमेंट स्मूथली आगे बढ़ता है। हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर हम आते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रक्शन के बाद हम कराते हैं। जब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में कर लेते हैं, फिर हमारे पास कुछ आंकड़े आते हैं, डेटा आता है। अगला स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट का डेटा। डेटा हमारे पास आता है और फिर उस डेटा का हम कैलकुलेशंस करते हैं, गणना करते हैं कि वो डेटा क्या है। जैसे हमने कुछ लिस्ट दी, प्रैक्टिस कराया था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या रहा, कंट्रोल ग्रुप की प्रैक्टिस का विदाउट प्रैक्टिस का की मेमोरी का रिजल्ट क्या रहा, और इन दोनों को का जो रिजल्ट आ रहा है वो हम डेटा में करते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूला वगैरह भी अप्लाई हम यहाँ करते हैं इन कंपैरिजन को करने के लिए। डेटा आ जाता है, जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट में। रिजल्ट आ जाता है, फिर उस रिजल्ट का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब हम रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, वहां हम अपने रिजल्ट को जो पहले हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उससे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मीन्स हमारे रिजल्ट के आधार पर क्या हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या हमारे रिजल्ट के आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी कंट्रोल ग्रुप की मेमोरी से हाई है, तब हमारा जो हाइपोथेसिस बना हुआ है, जो कल्पना बनी हुई है, वो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस बना रखी है पहले कि प्रैक्टिस का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है मेमोरी पर, और पॉजिटिव इफेक्ट हमारे रिजल्ट में दिख रहा है। अगर इसका अपोजिट आए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी कंट्रोल ग्रुप की मेमोरी से कम है, तो हमारी हाइपोथेसिस यहां रिजेक्ट होती है। इंटरप्रेट हम करते हैं और फाइनलाइज करते हैं। अगर रिजेक्ट होती है हमारी हाइपोथेसिस, हमारा रिजल्ट अपोजिट आता है हमारी हाइपोथेसिस के, फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और फिर अलग रिव्यू स्टडीज की करते हैं और फिर अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक बार पूरे को अगर हम रिव्यू करें तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं, वेरिएबल्स डिसाइड हो जाता है, फिर हम डिज़ाइन बनाते हैं कि हमको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। डिज़ाइन बनाने के बाद हम एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट करके हम सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कराते हैं।
एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कराने के बाद हमारे पास कुछ डेटा आता है, डेटा के कैलकुलेशन करते हैं और डेटा का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ फाइंडिंग आती है, कुछ रिजल्ट आता है, फिर उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और फाइनल तक पहुंचते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी। वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस और डिज़ाइन ये इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, और इनके डिटेल्स हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।